2-3 चीज़ें थी जो बड़ी शॉकिंग थी। एक तो ड्राइविंग, जब आपने घर सेल करना है और शोइंग हो रही है, आपने घर में नहीं रुकना। वो इंट्रोवर्ट्स के लिए तो एक ड्रीम था। अगर बैंकरप्ट भी हो गया बैंक तो हमारा पैसा गया। फिर आप सजेशन दें कि क्या करे पैसा अगर किसी के पास है। लेकिन देखें, जब कभी इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब होती है ना, तो फिर उसके सोशल इम्पैक्ट आते हैं। सबसे टॉप कौन सी इन्वेस्टमेंट को रिस्की बोलोगे आप? इवन जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो भी सोचते हैं कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट बिल्कुल टैंक हो जाएगी। आज का पॉडकास्ट है एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, यूके का पासपोर्ट है और अब उनके पास कनाडा का भी पासपोर्ट है। सो क्या पूरी जर्नी थी यूके से कनाडा, क्यों मूव हुए, बहुत सारी डिस्कशन हुई है कनेडियन इकोनॉमी पे। 2023 आपके लिए कनाडा आना सही रहेगा नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी चाहिए, घर लेने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपको घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मनी कैसे ग्रो कर सकते हो। सो इन सारे चीजों पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, हर एक टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स ऐसे मिलेगी जो आपको लाइफ में जरूर हेल्प करेगी। एंड अगर आप भी कुछ इन टॉपिक्स के बारे में एडिशन ऐड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में, सो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड यासिन के सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे दिए हुए हैं, डू चेक देम आउट। बहुत अच्छी वो रिसर्च करके वीडियोस बनाते हैं कनेडियन इकोनॉमी पे एंड हाउ टू जनरेट वेल्थ इकोनॉमी पे, in recession, inflation, all those stuff is very well researched. So do check all the links and enjoy the candid cast. So I have Yasin with us. बहुत सारी डिस्कशन करेंगे कैनेडियन इकोनॉमी पे, और ये यूके गए थे, वहाँ से कनाडा मूव हुए। बट शुरुआत से शुरू करते हैं। एजुकेशन आपकी कहाँ पे हुई है और बर्थ कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान बॉर्न हूँ और वहीं पे बॉर्न एंड रेस्ड। तो स्कूल भी वहीं पे पढ़ा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी वहीं से पढ़ी। तो जो मेरा मेजर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, जो कराची की जो एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, एनडी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से किया था। उसके बाद थोड़े अर्से के बाद ही फिर मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था, यूके मूव हो गया था। तो वहाँ पे भी कंटिन्यू की एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ पे किया था। बट वो आपने यूके क्यों चूज़ करा और कोई कंट्री क्यों नहीं करी? उस ज़माने में असल में यूके बहुत इजीली आपके लिए एक्सेसिबल था ना। तो ये बात है 2003 की। तो उस वक्त कुछ लोग या तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे या यूके जा रहे थे। तो यूके एक तो करीब था पाकिस्तान से, यानी कि 8 आवर्स फ्लाइट में आप पहुंच जाते हैं, और इट वाज इजी टू गेट वीज़ा एंड एवरीथिंग। तो इसलिए यूके चूज़ किया था। फिर सब कुछ स्मूथ रहा, कोई चैलेंज नहीं आया एज अ स्टूडेंट? शुरू में आते हैं चैलेंज, जब आप नया नया अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क ऑन पेट्रोल पंप्स एंड शॉप्स। एंड आपने कभी पाकिस्तान में या इंडिया में अगर आप एक अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, यू नेवर हैड टू वर्क, राइट? तो वो एक थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन इट एक्चुअली टीचेस यू अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट? आपने वर्क हार्ड किस तरह से करना है, इंडिपेंडेंट कैसे रहना है, यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, कुक योर फूड एंड एवरीथिंग। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में आना चाहिए। उससे आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो इंडिपेंडेंट रहने की फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है। ये शुरू में बड़ा आपको रोना आता है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के याद आती है, लेकिन ओवर टाइम यू एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ। मैंने नोटिस किया है जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर जो पीआर पे भी आते हैं और उनकी जॉब नहीं लगती, सेम लेवल पे नहीं लगती, या फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स लगती है, वो जो लर्निंग लेते हैं ना, वो उस बंदे को कभी नहीं मिलती जो इंडिया पाकिस्तान से डायरेक्टली अच्छे लेवल पे जॉब लेके आ रहा है। एग्जैक्टली। वो कभी वो रियलाइज़ नहीं कर पाता उस चीज़ की वैल्यू कि यहाँ पे आपकी जॉब एक अच्छी लगी है। बिकॉज फिर वो जब डाउन जाता है, लेट से कभी करना पड़ गया टिम हॉर्टन्स पे जॉब, वो बड़ी डिफिकल्ट मुश्किल होती हो है। जाता है। लेकिन जो करके आया ऑलरेडी, उसे पता है कि यार मैंने क्या अचीव करा है, और उसको मतलब मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, राइट? सो दैट्स सो नाइस। फिर उसके बाद आपने जॉब आफ्टर स्टडी कंटिन्यू यूके में करी? जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया था तो उसके बाद फिर वहीं पे, क्योंकि उस ज़माने में यूके आपको जो है वो वर्क वीज़ा देते था ना। अगर आपने वहाँ की पोस्ट ग्रेजुएट कर ली है तो आपको पॉइंट्स मिलते थे, और जो पिछली एजुकेशन है उसके पॉइंट्स मिला के, अगर आप यंग एज, यानी कि उस वक्त मेरी 24 और 25 ईयर्स एज थी, तो एज के पॉइंट्स भी आपको मिल जाया करते थे। तो वो करके फिर उस ज़माने में उसको कहते थे HSMP, हाईली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम, यूके में था। वो अप्लाई किया तो फ़ौरन मिल गया। तो जैसे ही आपका स्टेटस चेंज होता है ना, दैन आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब आप स्टूडेंट वीज़े पे जॉब अप्लाई करते हैं एज अ फुल टाइम, तो कंपनीज आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती हैं, फिर वो सारे स्ट्रगल होते हैं। तो जब वीज़ा चेंज हो जाता है दैन इट्स ईजी टू गेट जॉब इन यूके। तो वही हुआ, जॉब मिल गई थी शुरू में, और फिर वहीं से मेरा एक तरह से जो टेलीकॉम का करियर है वहाँ से स्टार्ट हुआ। और फिर तकरीबन उसके बाद मैं 2016 तक फिर मैं वहीं रहा। ओके। सो फिर कैसे कनाडा आना हुआ?
बस वो 2016 तक जब हम रहे यूके में तो एवरीथिंग वाज सेटल, यानी कि सिटीजनशिप भी हो गई थी, पासपोर्ट भी हो गया था, घर भी मैंने ले लिया था वहाँ पे, मेरी बेटी बॉर्न हुई थी उधर, और एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो कोई इंटेंशन नहीं थी कनाडा आने की, ना ही मैंने कभी इमिग्रेशन अप्लाई की कनाडा की, क्योंकि आप एक टाइम गुजार चुके हैं यूके में, अब आप सोचते हैं कि यार मैं एक और जगह जाऊँ, दैन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, स्ट्रगल करनी पड़ती है सारा कुछ। वही आपकी बात कि अगर शुरू में आकर जॉब नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए कभी अप्लाई नहीं किया। लेकिन जिस कंपनी के साथ मैं था, दे एक्चुअली वांटेड मी टू बी इन कनाडा, क्योंकि वो ग्रो कर रहे थे, उनको एक बंदा चाहिए था जो कि टीम यहाँ पे आके बिल्ड करे, क्योंकि मेरा तकरीबन 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था वहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने सारा वीज़ा सब सॉर्ट किया, तो मुझे आके यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी ना, तो मैंने कहा इट्स नथिंग टू लूज, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। आपको आइडिया था कनाडा के बारे में कुछ, क्योंकि एक्चुअल आइडिया तो कंट्री में जाके पता चलता है, बट कुछ वीडियो देखे थे, कुछ परसेप्शन सिर्फ हाँ हाई लेवल आइडिया था कि भाई यूएस की तरह का सिटी शहर है, होगा टोरंटो भी, और फिर मुझे बस एक कंसर्न था कि मैं वहाँ की लिविंग कॉस्ट पहले देख लूँ, यानी कि सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं आप अपने एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप सेविंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें मैंने पूछना शुरू कर दी थी, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे पहले कनाडा में रहते थे, तो उनसे मैंने आइडिया ले लिया था, भाई अगर ये सैलरी हो दैन हाउ मच आई कैन मेक इन टर्म्स ऑफ आफ्टर टैक्स सैलरी, और फिर घर का किराया कितना होगा या घर कितने का होगा, और गाड़ी का एक्सपेंस क्या है, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत एनालिसिस। और आप 2016 में आए थे? 2016 में। 2016 में फिर एक्चुअल में ये रिसर्च कर लिया आपने, आइडिया भी आपको हाई लेवल था, आके क्या लगा, कुछ कॉन्ट्रास्ट लगा? कि शुरू में बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि हम जब आए थे तो हम डाउनटाउन में ठहरे थे कुछ अर्से के लिए। मेरी कंपनी ने मुझे एक कॉन्डो लेके दी थी, तो 3 महीने के लिए कि भाई तुम यहाँ रहो, सेटल हो जाओ, उसके बाद जो भी तुमने कर लेना। तो उस वक्त समर था, और समर आपको पता है टोरंटो में बड़ा अच्छा होता है, तो यूके से भी बेटर होता है? यूके से तो बहुत बेटर होता है। अच्छा। यूके में समर इज लाइक बारिश जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन होती है। अच्छा। और अगर आप कभी कहीं नॉर्थ के एरिया में रह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल वेल्स में या स्कॉटलैंड की तरफ या नॉर्दर्न आयरलैंड जहाँ मैं भी रह चुका हूँ, वहाँ तो साल के 10 महीने बारिश ही होती है। तो हमेशा वो क्लाउडी वेदर और बारिश, और तो बहुत थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें आपको एक अच्छी ब्राइट सनशाइन मिलती है। तो जब यहाँ आए तो यहाँ बहुत ड्राई वेदर, यानी कि कभी कभार तो हीट वेव आती है कि आपको छुपना पड़ता है सूरज से। तो उस लिहाज से हमें बड़ा अच्छा लगा कि यार अच्छी धूप आपको मिल रही है, जो कि हमें यूके में नज़र नहीं आती थी। तो शुरू में बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। 2-3 चीज़ें थी जो बड़ी शॉकिंग थी। एक तो ड्राइविंग, यानी कि अगर आप यूरोप में आपने ड्राइव किया हुआ है ना, यूके में या जर्मनी में या फ्रांस में, दैट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, यानी कि बहुत ईजी ड्राइविंग है, कोई आपको कट नहीं करेगा, कोई आपको हॉर्न नहीं मारेगा, आपको लोग जगह देंगे अगर आप रैंप पे चढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम तो कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की ड्राइविंग से, हाँ, कनाडा तो के बेहतर है। हाँ, लेकिन तो अच्छा आप कह रहे हो कि यहाँ से भी बेटर ड्राइविंग है यूके की? एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ पे बेसिकली, और मैं बताऊँ आपको, जो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है वो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन टेस्ट होता है उसका। यानी कि मैंने खुद ने 2 बार अटैम्प्ट की थी, मेरी वाइफ ने 4 बार अटैम्प्ट की थी। लोग वहाँ पे मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद जाके लाइसेंस दे पाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके जो ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इवन जो रेस्ट ऑफ द यूरोप है उसके भी, जर्मनी चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा हाल है। पेरिस का, या अगर आप लंदन में ड्राइव करेंगे, दैट्स ऑफ कोर्स वेरी रफ। लंदन इज लाइक टोरंटो, आई वुड से। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा सबर्ब्स में जाते हैं, देन वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्राइविंग, यानी कि हर कोई आपको जगह देगा, आपको हॉर्न नहीं मारेगा बिला वजह, आपको कट नहीं करेगा। ये चीज़ मुझे बड़ी सी शॉकिंग लगी यहाँ पे, क्योंकि जब जैसे ही मैं रैंप पे चढ़ना शुरू हुआ, कोई मुझे जगह ही नहीं दे रहा कि भाई मैं, आप एक्चुअली में आए भी तो डाउनटाउन में। एग्जैक्टली। डाउनटाउन इज लाइक मतलब थोड़ा सा ऐसे दिल्ली का चांदनी चौक होता है वैसे, एग्जैक्टली ट्रैफिक वाली जगह। बिल्कुल। बट दैट्स गुड। बट लेफ्ट साइड ही ड्राइविंग थी वहाँ पे भी? नहीं, वहाँ राइट साइड थी। हाँ, तो ये भी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से हम वहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, यहाँ ऑपोजिट लगता है। अच्छा, यूके में है ये सिर्फ, लेकिन रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कनाडा जैसा है। हाँ, अगर कोई यूरोप से आ रहा है देन दे वोंट फील मच डिफरेंस। अगर यूके से आ रहा है तो ऑफकोर्स राइट लेफ्ट का डिफरेंस। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे हाईवे पे आप बहुत ज़्यादा स्पीड में भी चला सकते हो कंपैरेटिवली? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कैमरे इतने ज़्यादा हैं, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड, वरना फिर लिमिट मुझे लग रहा था कि वहाँ पे 140-150 तक है। नहीं मतलब अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, जो हाईवे भी यहाँ पे होता है, तो जिस तरह यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ आप 80 माइल्स तक आप जा सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैमरेज आपको नजर आ रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन इट, वरना आपको टिकट आ जाएगा और लाइसेंस पे पॉइंट भी लग जाते हैं कभी कभार। और क्या डिफरेंस लगा? बाकी आपको तो समर अच्छा लगा? समर, ट्रैफिक का आपको लगा? कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ थोड़ा सा मल्टी कल्चर ज़्यादा है,
क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सारे इमिग्रेंट्स हैं। यानी कि अगर आप एक स्ट्रीट पे चलते हैं आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं, चाहे आप GTA में हो या GTA से इवन बाहर भी हों। यूके में ऐसा नहीं है, मेन जो शहर हैं वहाँ तो मल्टी कल्चर नज़र आता है आपको, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा सबर्ब्स में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा है, और रेसिज्म का एलिमेंट भी थोड़ा सा उधर ज़्यादा है कंपेयर टू कनाडा, क्योंकि कनाडा में हर कोई इमिग्रेंट है। दैट्स गुड। सो आप बहुत सारे वीडियो बनाते हो कनेडियन इकॉनमी पे, इन्फ्लेशन पे, बहुत अच्छे से आप रिसर्च करके बनाते हो, तो वो इंटरेस्ट आपका कब शुरू हुआ? 2016 में आप आए थे? हाँ। फिर घर कब लिया आपने? घर तो हमने आते ही ले लिया था, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि भाई अगर तुमने यहाँ पे रहना है 4-5 साल तो बेहतर है घर ले लो, क्योंकि उस वक्त घरों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी। ये बात है 2014 से शुरू हो गया था मामला बिगड़ना, यानी कि 2014 से पीछे जाएँ तो बड़े इजीली आप एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकते थे। तो इसलिए फिर मेरे पास थोड़ा सा कैश था, मैंने उसको डाउन पेमेंट डाल के घर ले लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होम बायर पे आपको CMHC की इंश्योरेंस भी मिल जाती है और सारा कुछ, तो इजीली वो हो गया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस हाउस बाइंग का कंपैरेटिवली? ठीक रहा, ठीक है, सेम, ऑलमोस्ट सेम। सेल करने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि एक चीज़ वो जो शॉकिंग थी कि जब आपने घर सेल करना है और शोइंग हो रही है, आपने घर में नहीं रुकना। दैट वाज शॉकिंग अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं है? वहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, आप घर में रहें, आप दिखाएं घर को अपने खुद बताएं कि भाई क्या अच्छा, खुद चीज़ें हैं। दिखा सकते हो आप? हाँ। अरे नाइस। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मतलब मेरा क्योंकि माइंड जो है आप उसको अपना एक्सेप्ट नहीं घर कर रहा था। बेटर वे में दिखा पाओगे, मुझे Exactly. लगता है। तो जब यहाँ आके मैंने सबको देखा कि सब ऐसे ही कर रहे हैं, तो आई वॉज वेरी शॉक कि यार मतलब घर से क्यों निकलो, घर से निकलो भी, घर में कुकिंग की स्मेल भी नहीं होनी चाहिए। और अब अगर आपका छोटा बच्चा है, सब कुछ है, आपने घर में खाना ही पकाना है तो इट वाज अ शॉकिंग एक्सपीरियंस। बट हाउस बाइंग का कैसा था वहाँ पे? आपने भी घर बाय किया था यूके में? हाँ, तो हाउस बाइंग तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके। हाँ, लेकिन यहाँ की तरह बिडिंग वॉर्स का चक्कर उधर नहीं था। हो वहाँ सकता है पे बीच में ओपन बिडिंग है? वहाँ पे कैसा है? वहाँ पे हाँ ओपन बिडिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया की तरह? हाँ। ओके ओके। ये क्लोज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने यही देखा था कि भाई आप बता नहीं सकते कि किसी को आपने अगली ऑफर आपको कौन सी आई है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है वो भी जल्दी, ओपन बिडिंग बिल्कुल हो जाएगा वो भी। सो फिर आपको 2016 से आप पहले वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे टिकटॉक पे, राइट? फिर आपको कैसे इंटरेस्ट आया कि मैं इकॉनमी पे बताऊं लोगों को, इन्फ्लेशन? हाँ, वीडियो का तो खैर मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले, एंड आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। लाइक मुझे जब मैं छोटा था हाई स्कूल में, मुझे शर्म आती थी मैं कहीं छुप जाऊँ, अगर कोई फैमिली रिलेटिव्स आ गए तो रूम में बंद हो गए। हाँ एग्जैक्टली। उस ज़माने में वीडियो कैमरेज नए नए आए थे, तो मेरे एक चचा थे, वो बनाते थे अक्सर फैमिली की वीडियो ना, तो आई वाज लाइक हाइडिंग बिहाइंड द सोफा एंड एवरीथिंग। तो बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था मैं। लेकिन जब मेरा करियर थोड़ा सा चेंज हुआ ना, मैं सेल्स में आया, तो सेल्स में आप you had no other choice but you have to be in front of people and talking to them and giving presentation and everything. तो वो थोड़ा सा उसने मुझे हेल्प किया कि जो मेरा इंट्रोवर्ट था उसको कम करने के लिए। फिर जब पेंडेमिक हुआ तो उस वक्त काफ़ी टाइम होता था आपके पास, कुछ करने को है नहीं, ना आप जिम जा सकते हैं, ना आप बाहर खेल सकते हैं, ना कहीं आप ग्रॉसरी करने जा सकते हैं, आपने ऑनलाइन ग्रॉसरी करनी है, जाके पिक करना है, तो उस वक्त टाइम आपके पास काफ़ी वो इंट्रोवर्ट्स के लिए तो एक ड्रीम था कि घर पे बंद, मेरे को कोई बुलाए ना, है ना, उनके लिए। Exactly. बट अगर कोई बंदा है इंट्रोवर्ट और उसे इम्प्रूव करना है जैसे आपने किया, क्योंकि लोगों को यही चैलेंज आता है कि कैमरा नहीं फेस कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, नेटवर्किंग नहीं कर सकते, तो क्या एक टिप देना चाहोगे कि अगर उनको ओपन होना है? बिल्कुल। देखें, अब जो हम जिस एरा में जा रहे हैं ना, तो जॉब्स की नेचर बहुत ज़्यादा चेंज आएगी। अब जॉब्स उस तरह की होंगी कि आप इंटरेक्ट कितना बेहतर कर सकते हैं लोगों से भी और टूल्स के साथ भी। टूल से मुराद कैमरा भी है। यानी कि पेंडेमिक हमने देखा कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इतना यूज़ बढ़ गया है, वो इसीलिए क्योंकि अब लोगों ने ये समझ लिया है कि यू डोंट हैव टू ट्रैवल 1 hour 2 hour टू मीट समबडी, ईदर फॉर बिजनेस और अपना पर्सनल रिलेशनशिप भी अगर है तो आप बात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि मैं कितनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ इन टूल्स के ज़रिए। और अगर आप लोगों से ही मिल रहे हैं तो लोगों को आप किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं या अपने आप को कितना अच्छा सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की जॉब्स अब हम देखेंगे कि आने वाले वक्तों में होंगी। टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमेट होती जा रही है AI के ज़रिए। तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि जो यंग जनरेशन है, जो अभी अर्ली इन करियर है, ट्राई टू बी मोर कम्युनिकेटिव। यानी कि आपने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से जो दी ना क्रिटिकल थिंकिंग, और अपने आप को किस तरह से
एफिशिएंटली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मैंने पिछले 5-6 सालों में सीखा है, क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। जब आप अपना करियर सेल्स में चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी में तो होता है ना, आप कंप्यूटर बैठे हुए अपने अकेले बैठे हुए काम कर रहे हैं सुबह से शाम, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लेकिन जब आप सेल्स में आते हैं ना, यू हैव टू बी आउट स्पोकिंग एंड यू हैव टू बी आउट एवरीवेयर। ठीक है, आप इवेंट्स में जा रहे हैं, आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सी लेवल एग्जीक्यूटिव से मिल रहे हैं, उसको बता रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में, दैन यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी टॉकेटिव विद योर वर्ड्स। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अब काफ़ी डिज़ायरेबल होगी आने वाले वक्तों में। क्वेश्चन है, आपने एआई का भी टच किया, सो ये स्किल्स मैं भी मानता हूँ बहुत ज़रूरी कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, आप एक्सट्रोवर्ट कैसे हो सकते हो, आप जूम पे हो तो आप बॉडी लैंग्वेज उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप वॉइस मॉडल करके आप बता सकते हो। बट एआई आ गया है और आगे भी मे बी बूम रहेगा थोड़े टाइम तक। सो आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग जो हैं जो कैमरे पे नहीं आ पाते थे वो एआई से अपना वीडियो बनवा रहे हैं, लिप सिंक हो रहा है और टेक्स्ट टू स्पीच करके वो वीडियो बना रहे हैं। तो वो बंदे तो फिर सोचेंगे कि मैं एआई से अब वीडियो बना लूँ और इवेंचुअली ये वाली स्किल, जैसे आजकल के जो हैं टीनेजर और बच्चे भी, वो ट्राई करते हैं कि हमें ना ही किसी से बात करनी पड़े, हम रूम में रहें। तो एआई ऐसा नहीं कि उनको ये चीज़ का एडवांटेज मिल गया कि वो एआई को यूज़ करेंगे कि हम जो आपने स्किल बोली वेरी इंपॉर्टेंट मुझे भी लगता है, बट वो तो इसके पीछे छुप जाएंगे कि ठीक है ये मेरा थोड़ा काम एआई कर देगा, मेरे को अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, मैं तो चैट जीपीटी से लिखवा लूँगा, एआई से मैं वीडियो बनवा लूँगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि दैट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड। यानी कि हर चीज़ का एक जब कोई नई चीज़ आती है ना तो उसका एकदम से एक हाइप क्रिएट होती है, एवरीबॉडी जस्ट जंप ऑन इट। तो एआई के साथ भी यही है कि लोग अब उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन ओवर टाइम लोग रियलाइज़ करेंगे कि भाई वी आर मिसिंग समथिंग। यानी कि एक ह्यूमन टच जो होता है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब आप पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं 1-to-1। तो आई थिंक टू मच ऑफ एआई इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि फिर वो उसमें से आप एक आर्टिफिशियल एक फीलिंग आती है उसके अंदर। इवन अगर आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप अगर सेल्फ चेकआउट पर जाते हैं, इट्स क्विक एंड ईजी, लेकिन समटाइम आपका दिल चाहता है कि यार मैं किसी से बात भी करूँ, थोड़ी सी हेलो हाई करूँ। तो एक ह्यूमन टच का एलिमेंट हमेशा रहेगा और टूल्स के ज़रिए काफ़ी हद तक ऑटोमेशन हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे देन ओवर टाइम दिस विल गो बैक टू दी सेम ह्यूमन प्रिंसिपल कि भाई हमने लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, एक रिलेशनशिप लोगों का आपस में होना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे एक एग्जांपल याद आया, मैं किसी से बात कर रहा था तो बहुत सारे आपको पता है ईद और दिवाली के ना फ्री इवेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं पेड। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मैं फ्री इवेंट पे नहीं जाऊंगी, मैं पेड वाले में जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे क्राउड अच्छा होगा और थोड़ी प्रीमियम सर्विस होगी। तो मुझे यही लग रहा है कि इवेंचुअली एआई की बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन जो एक्चुअल में ह्यूमन टच दे रहा होगा ना वो प्रीमियम सर्विस में आ जाएगा। सो उसकी वैल्यू मेरे को लगता है और बढ़ जाएगी, राइट? तो एआई तो बहुत सारी सर्विसेज होंगी, बट ह्यूमन जो टच देगा वो प्रीमियम सर्विसेज में। असल में ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई ना ओवर टाइम। आप देखेंगे कि हर चीज़ का एक अप एंड डाउन आता है, यानी कि ऑटोमेशन कभी अप आएगा, फिर उसका डाउन भी आएगा, देन पीपल विल रियलाइज वी हैव टू गो बैक टू द सेम थिंग। यानी कि अभी भी हमारे पास इतनी टूल्स हैं, इतनी ऑटोमेशन है, मोबाइल के ऊपर हर चीज़ है, लेकिन कभी कभार आपको दिल जाता है कि यार आई हैव टू डू समथिंग विद माई हैंड्स, यानी कि हर चीज़ मैंने ऑटोमेट नहीं करनी। तो ओवर टाइम हम देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। हाँ, जैसे VR भी आया था, उसका भी बूम आया था, अब नहीं लोग कह रहे थे कि बस VR में ही हो जाएगा पूरी दुनिया, कुछ मेटावर्स टाइप का, कुछ नहीं हुआ मेटावर्स का, क्योंकि आप 24/7 तो आप अपने स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते ना। देन आपको थोड़ा सा अपने आइज़ को भी आराम देना है, अपने माइंड को भी फ्रेश करना है, तो फिर आपको नेचुरल चीज़ें चाहिए, एक नेचुरल एयर, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो वो चीज़ ऑफ कोर्स रिप्लेसेबल नहीं है। राइट। जैसे अब हम जो मिलेनियल्स हैं, जेन ज़ी हैं, मैं बोलूँगा, जो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें फ़ोन पे ज़्यादा देर नहीं रहना, हमें लिमिट करना है अपना स्क्रीन टाइम, 1 घंटा यूज़ करना है, टिकटॉक रील्स व्हाटएवर, एंड नहीं करना। लेकिन पहले हम नहीं समझते थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि तुम पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हो, गेम्स में लगे रहते हो, तब हमें समझ नहीं आता था क्योंकि बूम आया होता ना उसका। लेकिन अब वो चीज़ पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स लगे रहते हैं, हम पेरेंट्स को समझा रहे हो तो उल्टा। तो ऐसी बूम, जैसे आपने बोला बूम आया है, वो थोड़ा सा मे बी कम होगा, जैसे क्रिप्टो का भी बूम आया था, एआई का बूम आया है, सो इवेंचुअली ठीक होगा। बट अगर वापस आए कनेडियन इकोनॉमी पे, जिस पे आप ज़्यादा वीडियो बनाते हो, तो एक सेगमेंट है हो गया वायरल, उसमें मैं आपका एक वायरल वीडियो चलाऊंगा एंड फिर उस पर डिस्कस करते हैं। अगर आपका कैश बैंक में रखा हुआ है और आप ये समझते हैं कि वो सेफ एंड सिक्योर है, यू मस्ट बी थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि
जो बैंक रन इस वक्त हो रहा है यूएस में, इट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। नेटवेस्ट जो कि एक यूके का लीडिंग बैंक है, जो कि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को भी ओन करता है, उसने रिसेंटली अपने कस्टमर्स को एक वार्निंग नोटिस जारी किया है, और वो वार्निंग नोटिस उनकी तमाम ब्रांचेस पर डिस्प्ले है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू नीड कैश विड्रॉल, वी विल आस्क यू क्वेश्चंस, एविडेंसेस, थिंग्स लाइक इनवॉइसेस, एंड वी मे बी एबल टू डिक्लाइन योर रिक्वेस्ट। यानी कि इस तरह का नोटिस अगर कोई बैंक स्पेसिफिकली अपनी ब्रांचेस में डिस्प्ले कर रहा है और अपने कस्टमर को ये बता रहा है, वार्निंग दे रहा है, दैट मीन्स दे डोंट हैव योर मनी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यानी कि आप जब बैंक में कोई अपना कैश डिपॉजिट करते हैं, अपना कोई चेक डिपॉजिट करते हैं, यू आर स्पेसिफिकली लेंडिंग दैट मनी टू द बैंक। ठीक है, इन प्योर फाइनेंस लॉ परस्पेक्टिव, यू आर एक्चुअली लोनिंग दैट मनी टू द बैंक। सो कनाडा भी हम यही करें, बैंक में कैश ना डालें? हाँ, असल में ये चीज़ें मुझे काफ़ी बॉदर करती थी जब मैं हाई स्कूल में था ना, कि यार ये बैंक कैसे काम करता है, मतलब कहाँ से आ रहा है पैसा, ये कौन प्रिंट कर रहा है, किस तरह कंट्रोल होता है। शुरू में हमें बोला जाता था कि एक कंट्री के पास जितना गोल्ड है वो उतना प्रिंट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है वो भी ऐसे ही है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया गया था हमारे जो बड़े थे, पेरेंट्स थे, कि भाई ऐसा नहीं होता, गोल्ड होता है तब प्रिंट होता है पैसा। क्योंकि हमारे तो क्वेश्चन ये आता था बचपन में कि मनी प्रिंट कर लो, तुम्हारे पास मशीन है, कर लो। और एग्जैक्टली और तो ये समझ नहीं आती बात है, क्योंकि स्कूल में कोई आपको ये नहीं पढ़ाता कि भाई बैंक्स किस तरह काम करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑन पर्पस, यानी कि ये एजुकेशन ऑन पर्पस आपसे हिडन रखी गई है, ताकि जो एक जनरल पॉपुलेशन है वो इस बारे में सोचे ही नहीं, और जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए लीड्स, दे कैन मैनिपुलेट थिंग्स एज दे लाइक। तो जब ये मैंने पढ़ना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि ये कितना बड़ा गेम है। यानी कि बैंक्स जो हैं, इनके पास आपका पैसा नहीं होता। यानी कि जब भी आप डिपॉजिट जमा कराते हैं ना, अगर आप फाइनेंस लॉ के उसमें देखें, बेसिकली आप लोनिंग दैट मनी टू बैंक। अब वो बैंक के पास पैसा है, दे कैन डू वट एवर दे वांट। उसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको वो लोन कर सकते हैं, उसको वो एक चीज़ होती है फ्रैक्शनल रिजर्व थ्योरी, जिसमें वो अगर आपने $100 दिया है तो वो $10 अपने पास रखेंगे, बाकी $90 वो लोन कर देंगे। तो उससे होता ये है कि एक तो मनी सप्लाई इसी तरह से बढ़ती है, बैंक्स क्रिएट करते हैं ना, जो कहते हैं ना पैसा प्रिंट होता है, वो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स प्रिंट करते हैं। तो अभी ये जो रीसेंट क्राइसिस आया था अर्ली मार्च के अंदर, जब ये सिलिकॉन वैली बैंक बस्ट हुआ और क्रेडिट स्विस बस्ट हुआ, तो उस वक्त ये एक पैनिक बच गया था कि भाई बैंक्स के पास लगता है हमारा पैसा है ही नहीं, तो सब लोग जो है अपना पैसा निकालना शुरू हो गए थे। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि नेटवेस्ट जो कि यूके का बैंक है, काफ़ी बड़ा, उन्होंने बाकायदा ये नोटिस रखा था अपनी ब्रांचेस में कि भाई इफ़ यू नीड कैश लेट अस नो इन एडवांस, और फिर हम आपसे ये सारे एविडेंसेस मांगेंगे। यानी कि आप सोचते हैं यार ये मेरा पैसा है, तो मुझसे सवाल कर रहे हो कि मुझे क्यों चाहिए, मुझे आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैं इसका प्रूफ दूं कि मुझे कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है, लाइक कंट्रोल हो गया ना। एग्जैक्टली, दिस डजंट मेक सेंस, राइट। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप जब बैंक्स में पैसा देते हैं, देन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट मनी। वो आपको रिलीज कर दे, वो आपकी किस्मत है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते उनको। यानी कि जब आपने उनको पैसा दे दिया, अगर बैंकरप्ट भी हो गया बैंक, तो हमारा पैसा गया। सिर्फ कनाडा में एक ऑर्गेनाइजेशन है CDIC, जो कि इंश्योर करती है कंज्यूमर का डिपॉजिट, लेकिन उसकी एक लिमिट है $100,000 तक। अगर आपने $100,000 से ऊपर का कैश रखा हुआ है बैंक में, और वो बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, देन एनीथिंग अबव $100,000 इज़ गॉन। आप इंश्योरेंस के जरिए अप टू $100,000 क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। US में ये लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 250,000 तक है, जो FDIC एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको इंश्योर करती है, लेकिन वो इंश्योरेंस भी बेसिकली टैक्स पेयर ही उसको कवर करते हैं। तो और मैं आपको बताऊं 90% लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि ये बैंक किस तरह के हेरा फेरी करके जो है ना पैसा घुमाते हैं। तो ऐसे ही तो कमाते हैं बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट जो स्प्रेड होता है उस पर कमाते हैं। यानी कि वो आपसे पैसा लेंगे, आपको सेविंग रेट के ऊपर 0.5% दे देंगे शायद इंटरेस्ट, लेकिन जो लेंड करते हैं उस पर वो 7% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आज के रेट के मुताबिक। अगर एग्जांपल लें हम मॉर्गेजेस का, वही 7% बैंक से ही ले रहे हैं हम पैसा। आप सेविंग में अपना पैसा डालें, आपको कितना रेट मिल जाएगा? अब शायद उन्होंने बढ़ाया है,
अच्छा बढ़ाया। क्योंकि जब लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया ना, तो लोग जो है यूएस में ट्रेजरीज बाय कर रहे थे। ट्रेजरीज जो है 5% इंटरेस्ट दे रही थी, और बैंक जो है सेविंग रेट पे 0.05% इंटरेस्ट दे रहा था। तो लोगों ने अपना पैसा इसलिए निकालना शुरू किया, उसी की वजह से बैंक रन हुआ, और फिर वो जो हमने देखे 4-5 बैंक्स जो है कोलैप्स हुए। तो उसके बाद फिर बैंक्स ने जो है ना सेविंग्स के ऊपर रेट बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि लोग अपना पैसा ना निकालें। तो ये गेम होता है। बहुत लोगों को नहीं पता है एग्जैक्टली। हाँ। तो अच्छी बात है कि आप जैसे लोग जो टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, रील्स पे बना रहे हैं और रिसर्च करके बना रहे हैं, उससे थोड़ा जनरल ऑडियंस को पता चल रहा है, बिल्कुल। हमें पता चल रहा है। बट फिर आप सजेशन दें कि क्या करे पैसा अगर किसी के पास है। वैसे तो हम बात करेंगे कि कनाडा में तो अब सेविंग बची नहीं है किसी के पास, हाँ। लेकिन जिसके पास अगर है 50-60,000, क्या करे वो? रियल स्टेट में लगाए, ट्रेडिंग करे, क्रिप्टो में लगाए, हाँ, क्या करे उस पैसे का? बिकॉज बैंक में तो आप बताओगे कि इन्फ्लेशन के अगर 10% इन्फ्लेशन है, इसका मतलब 10% हमारा पैसा कम हो रहा है हर आप साल, लूज कर रहे हैं एवरी ईयर, क्योंकि इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। तो क्या करें फिर? तो ये बात है पर्सनल फाइनेंस की। तो पर्सनल फाइनेंस भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, जो एक आम बंदे को उसका कोई आइडिया नहीं होता। इसीलिए आप जाते हैं बैंक में, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उसके पास। तो बेसिकली आप डाइवर्सिफाई करें अपने आप को, यानी कि कैश बैंक में रखने का तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो इमरजेंसी कैश है वो तो रखें, यानी कि अपने 6 मंथ्स का आपके पास कैश होना चाहिए जिससे आपका गुजारा हो सके। अगर आप गॉड फॉरबिड अगर आपकी जॉब छूट जाए तो यू शुड हैव समथिंग फॉर रेनी डेज। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा कैश है देन यू शुड इन्वेस्ट। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए ये आप खुद अपनी रिस्क प्रोफाइल को देख के ये फैसला कर सकते हैं। चाहे आप रियल एस्टेट में करें, चाहे आप स्टॉक्स में करें, या आप फिजिकल एसेट ले लें, जैसे गोल्ड हो गया। क्रिप्टो मैं उसको इतना ज़्यादा एडवाइज़ नहीं करता, क्योंकि इट्स नॉट लाइक एन इन्वेस्टमेंट। वो एक डिफरेंट किस्म का प्ले है। और आई ओनली पर्सनली बिलीव ओनली ऑन बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो उसके अलावा दूसरे टोकन्स थे उन्होंने देखा उनके साथ क्या हाल हुआ है। तो वो बहुत ही स्पेकुलेटिव किस्म का गेम है, तो मैं उस पर ज़्यादा किसी को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, जो आजमाए हुए प्रूवन एसेट्स हैं, जिसमें अच्छे जो स्टॉक की कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, या फिर जो दूसरी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड वे टू इन्वेस्ट योर मनी, क्योंकि वो डिविडेंड पे करती हैं आपको, एंड देन यू कैन मेक इट लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट अगेन हमने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत बड़ा बूम देखा यहाँ पे, लेकिन अब वो बूम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ्लैट होता जा रहा है। और उसकी वजह ये है क्योंकि कनाडा की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू दूसरे जो कंट्रीज़ हैं। कनाडा की मार्केट फ्यूल होती है इमिग्रेशन के थ्रू, और इमिग्रेशन अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि लास्ट ईयर 1.2 मिलियन लोग आए हैं, और इस साल भी उतने ही लोग आएंगे। तो अब ये एक क्राइसिस तक बनता जा रहा है, यानी कि जो लोकल या एग्जिस्टिंग लोग भी जो हैं वो बेचारे अब मार्केट से आउट होते जा रहे हैं। यानी कि अब उनके पास घर इवन रेंट करने का भी अफोर्डेबल केस नहीं बन रहा। यानी कि एक 3 बेडरूम अगर आप हाउस लेने जाते हैं GTA में कहीं पे भी, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू ओवर $3,000 ईजिली। अब जॉब्स ज़्यादा पता इतनी ज़्यादा तो यहाँ है नहीं, और आप कंपेयर कर सकते हैं जो सैलरीज यहाँ मिलती हैं टैक्स कटने के बाद, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप ये सारी चीज़ें ईजिली अफोर्ड कर सकें। मुझे लगता है कि अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है। 2016 में अगर आ भी रही थी ना 2 सैलरी घर पे, तो ईजिली अफोर्ड गुजारा हो जाता था। अब नहीं हो रहा, अब वो डिफरेंट सिचुएशन हो चुकी है। यानी कि इन्फ्लेशन अगर आप देखते हैं ना, तो ये जो गवर्नमेंट रिपोर्टेड फिगर्स हैं वो तो हमेशा अंडर रिपोर्टेड होता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 3.3 है आज के मुताबिक, दैट्स गवर्नमेंट रिपोर्टेड नंबर। द एक्चुअल इन्फ्लेशन इज़ मच हायर, और ये सब के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, आपके लिए इन्फ्लेशन डिफरेंट है क्योंकि आपको अगर हॉकी का शौक है तो आप हॉकी की किट्स खरीदते हैं, आप मेंबरशिप पे करते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव हॉबी फॉर यू। मेरे लिए कुछ और होगा। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरे पास क्रिकेट का जो किट है या उसके लिए जो मैं स्पेंड करता हूँ, दैट समथिंग वेरी यूनिक टू मी। लेकिन जो हाउसिंग है, जो खाने पीने का खर्चा है, ग्रॉसरी है, जो कार का फ्यूल है, या कार की जो आपने फाइनेंस की हुई जो लीज़ है, वो सारी चीज़ें तो एक्सपेंसिव हो गई हैं अगर हम पिछले 2-3 साल तो से वो कंपेयर करें। जो रिपोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन नंबर, उस पे इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज वो काफ़ी मैनिपुलेटेड होता है, और वो करते इस तरह से, वो बेसिकली सर्वे रन करते हैं। वो सर्वे रन करते हैं कि भाई अगर आप आज इस आइटम का ये पे कर रहे हैं, लास्ट ईयर कितना था, और फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो वो एक बहुत ही स्टैटिस्टिकल किस्म का नंबर है, रियलिटी से उसका कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। अगर आप खुद अगर इन्फ्लेशन देखना चाहें, आप देख लें आज ग्रॉसरी का जो बिल आपका है वीकली का, वो कितना है और लास्ट ईयर कितना था। यू कैन ईजिली मैनेज इट।
यानी कि 50-60% तो इंक्रीज़ हुई है ना कीमतें हर चीज़ की, हमें पता है। कार की कीमत देख लें आप, अगर जो लास्ट ईयर कार आपको मिल रही थी, आज कार कितनी एक्सपेंसिव हो गई है। फ्यूल देख लें, यानी कि 1.72 पर लीटर इसको मिल रहा है, लास्ट ईयर 130-140 तक था। तो ये कितना डिफरेंस आ गया है। तो हमें नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन इज़ इन डबल डिजिट ईजिली। तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उसको अंडर रिपोर्ट करती है। सो अभी हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये फिर कभी सिचुएशन ठीक नहीं होगी, बिकॉज इमिग्रेंट्स तो हमेशा आते रहेंगे। नहीं, परमानेंट तो नहीं है ऑफ कोर्स ये, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो जो हम देखते हैं ना कि 30% इंक्रीज पर ईयर, वो सीन चले गया है, वो अब नहीं होगा। और उसकी वजह ये है कि वो उसकी जो मेन रीज़न था ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट। ज़ीरो तो मतलब मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस वक्त यानी कि पैंडेमिक में आप देख लें, आपको 1.5 1.6 इंटरेस्ट रेट पे आपको मॉर्गेज मिल जाया करती थी। तो इट्स लाइक फ्री मनी। जब इतनी ईजिली आपको लोन मिलना शुरू हो जाए, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू ड्राइव द डिमांड। और वही हमने देखा लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, तो 30% 40% इंक्रीज हो रहा है एक साल में। तो वो अब आना बहुत मुश्किल है जो इस वक्त सिचुएशन है। अगर इंटरेस्ट रेट कम भी होता है, लेट्स से नेक्स्ट 2 ईयर्स में कम भी होता है, वैसे आप बताना कि कम होगा नहीं होगा, अगर होता है तब भी वो सिचुएशन नहीं आएगी। देखें, इंटरेस्ट रेट कम होने की सिर्फ एक बेस्ट केस सिनेरियो है, वो है सिवियर रिसेशन। यानी कि अगर आप 2020 में चले आए, क्यों बैंक्स ने रेट्स कम किए थे? क्योंकि इकॉनमी बिल्कुल बॉटम पे आ गई थी। पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बंद हो गई थी, एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, कोई फ्लाई नहीं कर रहा था, तो बिजनेस तो हो ही नहीं रहा था, तो पैसा कहाँ से जनरेट होता? तो गवर्नमेंट ने उसको स्टिमुलेट करने के लिए 0% इंटरेस्ट रेट गिरा दिया था कि भाई जाओ जाके लोन लो और लोन पे कुछ खर्चा करो, चाहे घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, जो भी करो। तो ये उनका पर्पस था। अब इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट गिराने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इकॉनमी ऑलरेडी इतनी हॉट है। यानी कि ठीक है और जॉब लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, लेकिन स्टिल थिंग्स आर मूविंग ऑन। ठीक है, अभी भी आप जाएँ रेस्टोरेंट्स भरे में, अभी भी आप जाएँ, एयर ट्रैवल इतना एक्सपेंसिव है और लोग फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है अभी के इंटरेस्ट रेट गिराने की। इंटरेस्ट रेट गिराने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब इकॉनमी बिल्कुल स्लैश हो जाए, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट चले जाए 10% पे, लोगों के पास खाने को पैसे ना हो और उनके पास कोई बिजनेस ही ना हो रहा हो, छोटे छोटे बिजनेस जो है बंद हो जाएं। फिर वो सोचेंगे हाँ यार नाउ इट्स टू डिफिकल्ट, अब हमें इंटरेस्ट रेट कम करना है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। तो इस और मुझे साल लगता कोई है चांस कि नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा बढ़ेंगे होगा, अभी शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक वो उसको ऐसा ही रखें। अच्छा, अभी तो आज की न्यूज़ है कि CPI दोबारा से बढ़ गया इन्फ्लेशन, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, उसी लेवल पर रखे। और फिर उसके बाद भी एक लॉन्ग टर्म तक यही जो रेट है इसी तरह से रहेगा। हो सकता है 0.25 थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन गोइंग बैक टू लाइक 3% और 2.5% दैट्स नॉट गोना हैपन। ओके। मुझे ये लगता है कि कनाडा की जो ये पॉलिसी चेंजेस होते हैं बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं US से, बट आपने भी बोला यहाँ की मार्केट डिफरेंट है, यहाँ पे तो डिमांड बढ़ती है इमिग्रेंट से, US में वैसा नहीं है। बिल्कुल। सो हाउ इज इट जस्टिफाइड कि वहाँ की अगर वो बढ़ा रहे हैं हम भी बढ़ा रहे हैं, वो कम कर रहे हैं हम भी कम कर रहे हैं, यहाँ की तो डिफरेंट है ना। हाँ, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो लोकल डायनामिक्स है कि इमिग्रेशन आ रही है, जैसे पता डिमांड बढ़ रही है और लोगों को हाउसिंग की नीड्स है, तो एक तो ये फैक्टर है। फिर कनाडा की इकॉनमी जो है वो सर्विस बेस्ड है, यानी कि जो 5 बड़े बैंक्स हैं इनकी अगर आप अर्निंग्स रिपोर्ट्स देख लें तो आपको नज़र आएगा भाई इनका जो पैसा जनरेट होता है ज़्यादातर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से होता है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आपकी जो करेंसी है, कैनेडियन डॉलर। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए US से, अगर फेडरल रिजर्व लेट्स से 7% पे ले जाता है और बैंक ऑफ कनाडा 5% पे रखता है, तो ये 2% का जो डिफरेंस है दैट इज़ गोइंग टू हिट कैनेडियन डॉलर। क्योंकि होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यानी कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स सेल करती है वो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय करते हैं ना, उसको इनको हम ट्रेजरी कहते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लेस इन्वेस्टमेंट विल कम इनटू कनाडा, मोर इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू US। तो वो जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो डाइवर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो करेंसी है वो हिट करती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो उनको बहुत केयरफुली इसको पॉलिसी को जो है रन करना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डेविएट भी ना करें US से, और अपनी जो लोकल मार्केट है उसको भी जो है फैक्टर में रखें। सो बेसिकली कनाडा के बाद बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, US को भी देखना है, इमिग्रेशन को भी देखना है, और प्राइसेस, हाउस की डिमांड को भी देखना है, इंटरेस्ट रेट को भी देखना है। बट एक और फैक्टर है कि जो घर, जो सारी पॉपुलेशन आती है वैंकूवर और टोरंटो GTA में आती है। सो जब ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है
तो और क्यों नहीं घर बना सकते? उसका भी एक रीज़न है कि ग्रीन बेल्ट है, दिस एंड दैट, बट अब ग्रीन बेल्ट का भी वो स्टार्ट हुआ है कि वो बिल्डर्स को देना शुरू करा है, तो वो आपने उस पर क्या आपका पॉइंट? हाँ, ऑफ कोर्स बेसिकली अब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले तो वो ग्रीन बेल्ट पे अगर आप कोई बात भी करते थे तो देन यू आर Yeah. वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। तो अब ये है कि गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा ओपन कर रही है अब। और मैंने एक और न्यूज़ देखी थी जिसमें वो जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है ना परमिटिंग का, वो काफ़ी लेंदी होता है, उसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेसी है। यानी कि फेडरल, उसके बाद म्यूनसिपल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिटी लेवल के ऊपर अगर आप एक कॉन्डोर प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो इट टेक्स अप टू 6 years। और उसमें जो शुरू का टाइम है वो सारा ब्यूरोक्रेसी है। यानी कि परमिट अप्रूव करवाना सिटी से, डिज़ाइन करना, आर्किटेक्ट का काम करना, सारी जो गवर्नमेंट की पूरी फीसेस वगैरह होती हैं। और फिर दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी उससे पैसा बनाती है, बहुत फीस लेती है। यानी कि अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट देखते हैं तो उसमें अप टू 40% जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की फीसेस और टैक्सेस होते हैं। यानी कि अगर 10 million का प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं तो 4 million सिर्फ गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। तो गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है। तो अब ये लोग, मैंने सुना है कि ये कर रहे हैं कि उस ब्यूरोक्रेसी है ना उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जो पियर पॉलिवर अक्सर बात करते हैं ना कि रिमूविंग गेट कीपर्स, तो नाउ दे आर लिसनिंग टू इट। तो उससे होगा कि थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। और हो सकता है वो थोड़ा सा परमिटिंग वगैरह की फीस को भी एडजस्ट करें, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो उससे होगा थोड़ा सा हाउसिंग सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन द प्रॉब्लम ये आती है कि जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन है वो सारा करता है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट तो ठीक है सारी चीज़ें कर लेगी, पॉलिसी रिलैक्स कर देगी, अपनी फीसेस थोड़ी सी कम कर देगी, लेकिन जो इश्यूज हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में है वो वहीं के वहीं हैं। जो लैक ऑफ लेबर है इस वक्त, यानी कि कोई भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन में जाना नहीं चाहता, क्योंकि दैट्स वेरी हार्ड लेबर। और गवर्नमेंट का प्लान ये है कि उन्होंने इमिग्रेंट्स को बुलाना ताकि वो इस सेक्टर में आके काम करें। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इंडिया से कंस्ट्रक्शन में लोग आ रहे हैं। हो सकता है थोड़े से आ भी रहे हो, लेकिन अभी उन्होंने एक्चुअली में जो एक्सप्रेस एंट्री जो चेंज किया है उसमें थोड़ा वो स्ट्रीम बेस्ड कर दिया है। सो उससे बिकॉज मैं इमिग्रेशन का फॉलो करता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या किया, एक्सप्रेस एंट्री में पहले सबको इनवाइट जाता था, जिसका स्कोर 460 से ऊपर आ गया सबको जाएगा। अब वो स्ट्रीम बेस्ड कर दिया है। सो अब उनको अगर ट्रक ड्राइवर्स बुलाने हैं तो ट्रक ड्राइवर्स के एनओसी कोड का ही एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकलेगा और सिर्फ उनको इनवाइट जाएगा। तो आई थिंक इससे वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है कि लेबर चाहिए तो लेबर का सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकलेगा, उनका स्कोर भी कम होता है बिकॉज स्पेसिफिक उनके एनओसी कोड का निकल रहा है। सो 380 390 का निकल रहा है, तो मे बी इससे हेल्प होगी। इन्होंने चेंज करा है, बट इससे आईटी प्रोफेशनल के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज वो पहले आ रहे थे उनका स्कोर इजीली बनता था, अब उनका स्कोर जाएगा 500 से ऊपर और उनके ड्रॉज भी कम होंगे, क्योंकि जिस लेबर की डिमांड है उसी को वो ड्रॉ करेंगे, उसी को बुलाएंगे। हाँ, तो उससे ये एक मेजर चैलेंज है उनके पास कि उनके पास जो लेबर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो बहुत कम है। और अगर आप किसी अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे ना, आपको पता लगेगा कि ही इज स्ट्रगलिंग फॉर मोर पीपल, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं वो नहीं जा रहे कंस्ट्रक्शन में, तो आपको फिर बाहर से ही लोग बुलाने पड़ेंगे। तो वो एक मेजर फैक्टर है जो जिसकी वजह से हाउसिंग सप्लाई जो है ना वो इतनी बढ़ नहीं पा रही। और तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, तो जब कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, तो उसकी जो फाइनेंसिंग होती है वो शुरू में नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्डोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो बैंक जो है होता है वो एक कंडीशन लगाता है कि भाई यू हैव टू सेल अप टू लाइक 60% ऑफ द यूनिट्स बिफोर हैंड, यानी कि आपने पहले उनको वो सेल करना है, दिखाना है, देन फिर हम आपको फाइनेंसिंग देंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट इज़ नॉट वायबल। तो ये भी एक मेजर चैलेंज है उनके पास कि भाई जो इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया है तो प्रोजेक्ट्स वायबल ही नहीं रहे फाइनेंशियली उनके लिए कि वो उनको लॉन्च करें। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स कि वो किस तरह से ये प्ले आउट होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बात करती है ना कि वी विल ट्रिपल द हाउस सप्लाई नेक्स्ट 5 years, इट्स ड्रीम नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली। बट इसकी वजह से रेंट ऊपर जा रहा है, राइट। और लोगों को डिफिकल्टी हो रही है रेंटल अपार्टमेंट ढूंढने में भी, रेंट ऊपर जा रहा है। बट जो इन्वेस्टर्स हैं सो उनको थोड़ा बेनिफिट हो रहा होगा, बट मॉर्गेज भी तो बढ़ रही है। सो सबकी फिक्स तो है नहीं, 90% की वेरिएबल मॉर्गेज है। सो मे बी कैश फ्लो नेगेटिव ही जा रहा होगा। बट आपका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है रेंटल प्रॉपर्टीज़ के साथ? रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी? मेरे पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो शुरू में तो बहुत अच्छा चला, मतलब उसको मैंने अच्छी तरह मेंटेन किया, जो टेनेंट था वो भी ठीक था। लेकिन देखें जब कभी इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब होती है ना तो फिर उसके सोशल इम्पैक्ट आते हैं। और एक इम्पैक्ट ये है कि जो ब्लू कॉलर लोग जॉब करते हैं फिर वो उस तरह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि जिस टेनेंट को मैंने घर लीज आउट किया था 2 साल तक तो उसने अच्छा किराया दिया, रेंट दिया। नाउ शी इज़ नॉट पेइंग एनी रेंट एट ऑल। कब से कितना टाइम हो गया? लास्ट ईयर
जुलाई में उसने मुझे लास्ट रेंट दिया था और अब से लेके 1 साल से ऊपर हो गया. शी इज़ नॉट पेइंग ए सिंगल पेनी. और बुरी बात ये कि आप कुछ कर नहीं सकते. आप कुछ कर नहीं सकते. कर सकते हो बट वो ओंटारियो में, ख़ास करके ओंटारियो में सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आपके पास एक इदारा है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड. आपने जो कुछ भी करना है उनके थ्रू करना है. अगर आपने टेनेंट को एविक्ट भी करना है, यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन L1. और उसमें इतना बैकलॉग है कि मैंने सितंबर में फ़ाइल की थी एंड नाउ आई हैव द हियरिंग नेक्स्ट मंथ आफ्टर 1 ईयर. और उसके बाद भी कुछ नहीं पता कि वो कब खाली हो. यानी कि हियरिंग में तो वो दोनों की बात सुनेंगे ना, लैंडलॉर्ड की भी टेनेंट की भी, कि भाई हाँ भाई बताओ क्या इश्यूज़ हैं. और उसके बाद जो भी जज होगा वो फैसला देगा और फिर वो एविक्शन नोटिस इशू करेगा. तो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई जो लोग भी लैंडलॉर्ड बनने का ख्वाब देख रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस. क्योंकि इसका एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है. यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. बिकॉज आप मॉर्गेज भी भर रहे हो. जी हाँ, टैक्स भी दे रहे हैं आप, उसके सारे यूटिलिटीज बिल एंड दिस एंड दैट, और आपको रेंट भी नहीं आ रहा. रेंट भी नहीं आ रहा, तो आप हर तरह से फंसे हुए हैं. तो ये आई होप कि सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी आपका. होपफुली. लेकिन ये चैलेंजेस आते हैं. मतलब इट्स नॉट इजी मनी कि आपने दिया. इससे बच कैसे सकते हैं? कुछ टिप्स हैं? इससे बचने का तरीका ये है कि अब कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हम अच्छे टेनेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. टेनेंट स्क्रीनिंग एक अच्छा एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर आप शुरू में, वैसे तो मैंने जब टेनेंट स्क्रीन किया था तो मुझे वो ठीक लगी थी औरत. वो एक प्रोफेशनल थी, मार्केटिंग कंपनी में काम कर रही थी. और पिछला जो उसका लैंडलॉर्ड था उससे भी मैंने एक्सपीरियंस उसका वो ले लिया था, वेरिफिकेशन कर ली थी और पे स्लिप वगैरह देख ली थी. तो उस वक्त तो सब कुछ ठीक लगा था. सिचुएशन कैन चेंज एनी टाइम. लेकिन ये होता है कि आपको थोड़ी सी टेनेंट स्क्रीनिंग थोड़ी दूसरी तरह से करनी पड़ती है. अब आई डोंट वांट टू बी साउंड रेसिस्ट, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा है जो सिस्टम को अच्छी तरह समझता है, दे कैन प्ले विद यू वेरी एग्रेसिवली. तो आप या तो न्यू इमिग्रेंट्स को दें ताकि वो आपको हार्ड टाइम ना दे सकें इस तरह की सिचुएशन में. बट इट्स अप टू द पर्सन, यू नो, हाउ दे वांट टू हैंडल इट. राइट. सो अभी फिर आप, अगर आपने रिस्क की बात की थी, तो आप सबसे टॉप कौन सी इन्वेस्टमेंट को रिस्की बोलोगे? आप, हमारे पास ट्रेडिंग है, रियल स्टेट है, क्रिप्टो है, और भी. अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि ये हर बंदे पे डिपेंड करता है ना, तो रिस्क एपेटाइट पे. एग्जैक्टली. तो रियल स्टेट इस वक्त बाय करना एज एन इन्वेस्टमेंट आई थिंक इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि अभी मजीद प्राइस गिरने का बहुत चांस है. हो सकता है ना भी करें, लेकिन जो अभी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि मजीद नीचे आएगी, एटलीस्ट 10 to 15%. बट मेरे को इस पे क्वेश्चन है. जैसे आपने बोला कि इमिग्रेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, राइट, एंड यहाँ पे डिमांड रहेगी, एंड मे बी थोड़े से स्टैटिक रहेंगे इंटरेस्ट रेट, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे. तो प्राइसेस फिर कैसे डाउन हो सकते हैं? बिकॉज अभी भी अगर आप देखो, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बैड है. जिनकी मॉर्गेज थी 2200, उनकी भी 4-4 हज़ार पहुँच चुकी है. तब भी मार्केट उतनी डाउन नहीं गई है. हम सोच रहे थे कि बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, तो क्रैश वाली सिचुएशन है. ये किसी ने भी नहीं सोचा था. इवन जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो भी सोचते थे कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मार्केट बिल्कुल टैंक हो जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ. उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने भी लेट्स से 2 years पहले घर बाय किया और उन्होंने फिक्स कर लिया मॉर्गेज, दे आर लाइक स्टक इन देयर प्रॉपर्टी. क्योंकि अगर आप वो उसको बेचते हैं तो आगे उनको 7% पे रेट मिलेगा, तो वो कहीं मूव नहीं हो रहे. तो एक तो वो पॉपुलेशन है जिन्होंने फिक्स कर लिया है, दे आर स्टक इन देयर प्रॉपर्टी. और दूसरा ये है कि जिन्होंने महंगे दाम में ख़रीद भी लिया था लास्ट 2 years में, नाउ दे आर इन नेगेटिव इक्विटी. एक अगर आपने 1.5 का घर लिया है 2021 में, नाउ इट विल कॉस्ट यू 1.2 फॉर एग्जांपल. तो वो $300,000 का जो लॉस है वो अब ऑफ कोर्स कोई भी उठाना नहीं चाहेगा. तो दे विल से ओके वी आर नाउ हियर फॉर नेक्स्ट 5 years अंटिल समथिंग चेंजेस. पे करते रहेंगे हम एक्स्ट्रा मॉर्गेज. तो उससे हुआ कि जो सप्लाई थी ना वो गायब हो गई. यानी कि जो फिक्स मॉर्गेज होल्डर है वो भी नहीं बेच रहे, जिन्होंने अभी रिसेंटली बाय किया वो भी नहीं बेच रहे. तो सप्लाई ही नहीं है. तो जब सप्लाई नहीं है तो ऑफकोर्स जो डिमांड, जेन्युइन डिमांड है वो तो है ना. नाउ वट एवर दे हैव अवेलेबल दे हैव टू बाय इट. तो सेलर जो है वो अपनी प्राइस रख रहा है. लेकिन ऑफकोर्स इट कैन नॉट गो अप टू इन्फिनिटी, राइट. क्योंकि एक बायर है, उसकी भी एक परचेजिंग पावर है ना. आप अगर आज क्वालिफाई करने जाते हैं मॉर्गेज के लिए, यू क्वालिफाइंग एट 8+%, क्योंकि स्ट्रेस रेट भी उसमें ऐड हो जाता है. तो
इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर वेरी वेरी सिलेक्टेड बायर्स, यानी कि जिनके पास अच्छा पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक डिपॉजिट, वो तो शायद ख़रीद लें, लेकिन एक जो वास्ट मेजॉरिटी थी पहले, वो गायब हो गई है। तो अब ये सिचुएशन कहाँ लेके जाएगी, इसका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर रेट ऐसे रहे, दैट मीन्स जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम लोगों के पास होगी, और अनलेस सप्लाई स्टेज दैट लेवल, तो फिर तो प्राइसेस ऐसी रहेंगी। लेकिन अगर सप्लाई आना शुरू हो जाती है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 3 या 4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उठाई हुई है, अब वो 1 साल बर्दाश्त कर लेंगे, 2 साल बर्दाश्त कर लेंगे नेगेटिव कैश फ्लो, एट सम पॉइंट दे विल हैव टू सेल, राइट। सही है। तो जब वो इन्वेंट्री दोबारा आएगी ना, देन इट विल इंक्रीज द प्रेशर, और फिर प्राइस के गिरने का फिर चांस है। डिस्ट्रेस्ड जो सेल्स होती हैं वो भी होंगी। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि जब रिन्यूअल्स आएंगे, जिन्होंने 3 साल 4 साल 5 साल कराए हुए हैं, हाँ, तो दे विल हैव टू देन दे हैव टू डिसाइड। सेल। बिल्कुल। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी कि रियल एस्टेट की जो ना मार्केट हमेशा लॉन्ग पीरियड में मूव करती है। ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट ऊपर चले जाए, नीचे आ जाए। तो जब 2008 का क्राइसिस भी आया था ना, तो तकरीबन 7 साल लगे थे यूएस में प्राइस को बॉटम आने तक, यानी कि वो ईजिली स्लोली नीचे आ रही थी, लेकिन जब उसने बॉटम हिट किया, इट टुक लाइक 7 years। तो एकदम से 2008 का क्रैश नहीं हुआ था। वो तो हुआ था, एक सडन शॉक तो आया था, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली प्राइस नीचे आती रही। तो जो बॉटम आया था ना, जिसके बाद वो दोबारा उठी है, इट टुक लाइक 7 years। हाँ, जैसे अभी भी इंटरेस्ट रेट जितनी स्पीड से बढ़े हैं उतनी स्पीड से कम तो नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी टाइम लगेगा इसको भी। और ये भी एक चीज़ है कि जो इतनी एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो उसका जो इम्पैक्ट इकॉनमी पे आता है वो फ़ौरन नहीं आता, उसमें हमेशा एक लैग इफेक्ट होता है। यानी कि अभी तक जो हम देख रहे हैं जॉब लॉसेस या बैंक्रप्सीज हो रही हैं, वो उसने अभी पूरी तरह से अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं किया है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर बढ़ा है, वी विल स्टिल हैव टू सी दैट इम्पैक्ट इन इकॉनमी इन द नेक्स्ट 12 months। राइट। क्योंकि वही रिसेशन तो इन्फ्लेशन के थोड़ी बाद ही उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, राइट। सो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कनाडा अब आ रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करोगे? फिर मैं सेकंड ग्रुप ऑफ एग्जांपल पूछता हूँ। देखें, अगर उनके पास कैश है और उनको अपनी पर्सनल रेजिडेंस बाय करनी है, फिर तो ऑफ कोर्स बेटर है कि आप बाय कर लें, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली, अपने आप को स्ट्रेस ना करें। अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको रेंट पे जाना पड़ेगा, और ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम GTA, क्योंकि GTA की प्राइसेस बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो चुकी हैं। और अगर आपने काम GTA में नहीं करना, यानी कि आपने कम्यूटिंग नहीं करनी, दैन ट्राई टू गो अवे। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो अभी भी अफोर्डेबल हैं GTA से बाहर, जैसे मैंने बताया ब्रेंटफोर्ड है, या वुडस्टॉक का एरिया है, वहाँ चले जाएँ, सार्निया में चले जाएँ, तो वहाँ पे भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल सकती हैं जो अफोर्डेबल हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हैं, आपको रोज़ाना कम्यूट नहीं करना है टोरंटो, इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ GTA। बहुत लोग कैलगरी मूव हुए हैं। हाँ, लास्ट ईयर 12,000 और इस साल भी बहुत लोग मूव हुए हैं, बट प्राइसेस वहाँ पे भी इन्फ्लेट हो गए। वो अब इसी वजह से हुआ है ना, कि जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ यहाँ से कैलगरी मूव हुआ है, तो ऑफ कोर्स जो लोकल वहाँ पे पॉपुलेशन थी वो तो डिमांड नहीं बढ़ा रही थी। ये जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आई है वैंकूवर से या टोरंटो से, और वो पॉपुलेशन वो है जिनके पास बाइंग पावर है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने जाके बिड किया है और प्राइसेस ऊपर से बढ़ना शुरू हो गए। ओंटारियो, वैंकूवर से सबने जाके, हाँ, और रेंटल प्राइसेस भी वहाँ पे बढ़ गए। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना हो कैलगरी में, आप करोगे नहीं करोगे, क्यों? अगर मैं करूँगा तो मैं सिर्फ कैश फ्लो के लिए करूँगा। आई विल नॉट हैव एनी होप टू सी एनी एप्रिसिएशन। कैलगरी में एक अच्छा एडवांटेज है कि आपको कैश फ्लो देगी प्रॉपर्टी, यानी कि वहाँ पे भी रेंट यहाँ की तरह ही है। अगर आप 3 लाख 4 लाख का वहाँ पे टाउन हाउस उठाते हैं, तो इट कैन जनरेट यू $2,500 पर मंथ रेंट। तो कैश फ्लो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 3 लाख का या 4 लाख का टाउन हाउस 2 साल के बाद 6 लाख हो जाएगा। बट जिन्होंने आज से 3 साल पहले लिया था उनका डबल हो गया। उनका डबल हो गया, हाँ, क्योंकि हुआ ये था कि जब ऑयल क्राइसिस आया था ना 2014 में, उसके बाद से अब तक कैलगरी की मार्केट बिल्कुल फ्लैट थी, यानी कि बिल्कुल फ्लैट, आप देख सकते हैं ग्राफ उसका, क्योंकि कोई वहाँ पे इकॉनमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी ऑयल बेस्ड है ना। जब ऑयल क्राइसिस आया तो तब सब कुछ तबाह हो गया था। अब मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि रिमोट वर्किंग वैसे लोग वहाँ मूव हो रहे हैं, तो कुछ IT कंपनीज भी अपने अपने ऑफिस वहाँ खोल रही हैं, तो एक IT बूम इकॉनमी वहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा हाउसिंग प्राइस के अंदर। सो टिप आप यही देना चाहोगे कि सेव करें जो भी अभी आ रहे हैं? हाँ, सेविंग एज मच एज पॉसिबल। थोड़ा आपके पास आपका जो रेनी डेज है उसके लिए अलाउंस होना चाहिए, कि कल को अगर आपकी जॉब छूट जाए तो यू शुड हैव एटलीस्ट 6 months वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस कवर्ड। फिर
हाउस बाय थोड़ा दूर करें? हाउस बाय एज एन इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको प्राइमरी रेजिडेंस चाहिए फिर तो ठीक है। कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, यूरेनियम के अंदर, गोल्ड के अंदर, क्योंकि जो अगला 10 ईयर्स का पीरियड है उसमें कमोडिटीज़ का ऊपर जाने का बहुत चांस है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये बहुत रिस्की है इस वक्त। रिसेशन अगर आया है तो सबसे ज़्यादा हिट टेक्नोलॉजी स्टॉक से पड़ेगा। अगर आपको याद हो 2000 में जब नोटल बस्ट हुआ था तो सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो उसके साथ नीचे कर गई थी। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अगर करना भी चाहें तो बहुत सिलेक्टिवली करें, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें फंसाएं ना। कमोडिटीज़ इस वक्त बहुत अच्छा स्टॉक का जो है वो है, क्योंकि अगर आप देखें अगला 10 साल 20 साल का जो अरसा आने वाला है उसमें कमोडिटीज़ की काफ़ी डिमांड रहेगी, क्योंकि जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें कॉपर यूज़ होगा, उसमें निकल यूज़ होगा, उसमें लिथियम यूज़ होगा, उसमें यूरेनियम यूज़ होगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स अब मज़ीद बढ़ना शुरू हो रहे हैं। यूएस ने दोबारा से न्यूक्लियर रिएक्टर बढ़ाया है। तो जैसे जब पावर क्राइसिस आ रहा है ऑयल प्राइसेस की बढ़ने की वजह से, तो अब लोग थोड़ा दूसरी तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे। तो यूरेनियम एक काफ़ी अच्छी कमोडिटी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखें। अगर आप स्टॉक्स में रखना चाहते हैं, ETF बाय करना चाहते हैं, कोई ETF बाय कर लें। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें जो कि डिविडेंड आपको पे करता रहे। तो एक तो आपसे कैश फ्लो आता रहेगा एंड योर प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो सेफ। प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता नेक्स्ट 1-2 ईयर्स, बट आपको क्या लगता है नेक्स्ट 1-2 ईयर्स आइडिया थोड़ा तो होगा आपको? हाँ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। यानी कि हम देख रहे हैं कि रिसेशन वैसे तो ऑलमोस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट इसको डिले कर रही है, क्योंकि अभी भी आप देखें गवर्नमेंट स्टिमुलेट कर रही है किसी न किसी तरह से। क्योंकि ग्रोसरी के लिए पैसे दे हमारे जो ट्रूडो साहब हैं वो पैसे बांट रहे हैं, कभी क्लाइमेट इंसेंटिव प्लान के नाम से, कभी होम रेंट सब्सिडी के नाम से, कभी ग्रोसरी के सब्सिडी के नाम से। तो इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि वो रिसेशन को काउंटर नहीं हो रहा है। एक तरफ तो आप बढ़ा एग्जैक्टली पैसे दे रहे हो, ये इन्फ्लेशनरी है। तो उससे वजह के रिसेशन जो है ना वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। इवेंचुअली उसने आना है। जैसे ये जो हेल्पलाइन ख़त्म होगी, क्योंकि इकॉनमी में जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो तो नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे दे के जो है इसको सपोर्ट कर रही है। तो जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ना है नेक्स्ट ईयर, तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है। तो ऑफकोर्स चीज़ें थोड़ी सी वाइप आउट होंगी, और फिर जब रिसेशन आएगा तो ऑफकोर्स चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो थोड़ा सा टफ रहेगा अगले 2-3 साल तक, लेकिन इवेंचुअली ये एक साइकिल है, ये रिपीट होती है हर 10-15-20 साल के बाद। तो रिसेशन के बाद ऑफ कोर्स दोबारा से जब चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो फिर दोबारा से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अगले 2-3 साल इज़ गोइंग टू बी वेरी स्केची। दैट्स गुड। अभी साइकिल होती है, देखो सबको पता है, आपको भी पता है, आपके कोई वीडियो देखेगा उसे भी पता चल जाएगा, बट उस साइकिल के अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं ले पाते। ठीक है कि अब बियर मार्केट है तो अब ले लें, फिर ये साइकिल आनी है, प्राइसेस ऊपर होने, फिर बेच देंगे या वट एवर, या इन्वेस्ट कर लें टाइमली। सो उसके लिए वीडियोस आपके देखने पड़ेंगे, या फिर जो भी ऐसे रिसर्च करके प्रॉपर्ली बनाते हैं उनके देखने पड़ेंगे। सो आई एम श्योर बहुत लोगों को हेल्प होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो रीच आउट करें, कमेंट करें। मैं सारे लिंक्स इनके दे दूंगा नीचे। यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं, रील्स भी बनाते हैं, एंड आई एम श्योर आप कमेंट्स पे रिप्लाई भी कर ही दोगे। बिल्कुल, मैं तो मुझे अप्रिशिएट करता हूँ मैं, अगर मुझे कुछ फॉलोअर्स रीच आउट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी मैसेज करते हैं, कुछ लोग कमेंट्स देते हैं, तो बाज़ औक़ात मुझे अपने आप को करेक्ट करने का भी मौका मिलता है। कुछ अगर मैंने कुछ गलत भी कह दिया तो एक फॉलोअर मुझे फीडबैक देता है कि भाई तुमने ये कहा है, आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड फीडबैक। एज अ कम्युनिटी लर्न कर रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे से। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। गुड टू सी यू।